के प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान साहिल अमीन और स्टूडियो में मेरा साथ निभा रहे हैं। गुड मॉर्निंग, खुश आमदीद। मैं हूं आसिफ रशीद। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम देश दुनिया की खबरों के साथ उन खबरों पे बात करते हैं जिन खबरों पे आपकी नज़र दिन भर रहती है। आज के प्रोग्राम में मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। मौज़ूआत आपको बताने से पहले आपको ये भी बताता चलूँ कि प्रोग्राम का एक ख़ास हिस्सा जो हमने लोगों के लिए रखा है, उसमें लोगों की फ़ोन कॉल हम रिसीव करते हैं। वो अपने इलाके के मसाइल को उजागर करते हैं और उन मसाइल को हम हुकाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं ताकि उन मसाइल का अजाला हो सके। आज के प्रोग्राम में जहां हम श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बात करेंगे क्योंकि विंटर का सीज़न है और जम्मू श्रीनगर कौमी शहरा बंद होने से वादी कश्मीर के अंदर किस तरीके के मुश्किलात लोगों को दरपेश होते हैं। और इससे पहले कि अगर हम बात करेंगे विंटर की, तो विंटर के अंदर पहले ही लोगों को बिजली, पानी और दूसरे बुनियादी ज़रूरियात को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आज के प्रोग्राम में हम ईडी की कार्रवाई के हवाले से भी बात करेंगे और कुछ मेहमान भी हमारे साथ रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ और भी मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे। श्रीनगर लेह कौमी शहरा के हवाले से भी बात होगी क्योंकि ये भी एक अहम कौमी शहरा है जो लद्दाख और कश्मीर को मिलाता है और इसके बंद होने से लद्दाख के अंदर लोगों को कितने मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, इस पे भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। और उसके साथ साथ कांग्रेस के खीमे की भी बात होगी आज, क्योंकि कांग्रेस खीमे के अंदर जो पहले से ही बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, उस पर भी बात होगी। और उसके साथ साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से भी बात होगी। जम्मू कश्मीर को लेकर क्या कुछ वो करने जा रहे हैं और किस तरीके के इक़दाम किए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर हम डीडीसी इंतखाबात की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में पहली बार डीडीसी इंतखाबात जो है वो कल मुकम्मल हुए। 8 मरहलों में वोट डाले गए, लोगों की जानिब से भरपूर इसमें हिस्सा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इत्मीनान का इजहार किया गया। इक्का दुक्का वाक़ात को छोड़कर अगर हम पूरी पोलिंग की बात करेंगे तो पोलिंग पुरअमन तरीके से इख्तिताम पर पहुंची, इस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत हम दिल्ली के सरहदों के नज़दीक ही करेंगे और आपको यकीनन जहन में आया होगा कि दिल्ली के सरहदों की बात क्यों हो रही है। आसिफ मेरे साथ है, ये आपको बता देंगे। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से और बड़ी खबर यह है कि 4 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं जब दिल्ली की सरहदों पर किसानों का एहतजाज जारी है। आज ये एहतजाज जहां पर आज 24 रोज इसके मुकम्मल हो चुके हैं, 25वें दिन में एहतजाज दाखिल होने जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सरकार भी लगातार कोशिशें कर रही है, जी तोड़ कोशिशें, वजारत खारजा की तरफ से, वजारत दिफा की तरफ से, यहाँ तक कि वजारत कानून और साथ ही साथ खुद वज़ीर आज़म भी आगे आए और वज़ीर ज़राअत भी बार बार यकीन दहानी करा रहे हैं। बावजूद इसके किसानों की जो 40 तंजीमें हैं उनके सरबराहान लगातार एहतजाज पर बैठे हैं। और आज का दिन काफ़ी अहम है, एतवार का दिन है और आज 20 तारीख को इसलिए भी चुना गया है किसानों की तरफ से कि अब तक इस तहरीक का हिस्सा रहे 20 से ज़्यादा किसान जो इस दुनिया में अब नहीं रहे, या कोविड की वजह से चल बसे, कुछ लोग सर्दी की वजह से चल बसे, जो लोग जाबहक हुए, उन सभी को आज खराजे अकीदत पेश किया जाएगा। दिल्ली की सरहदों से लेकर गाजियाबाद और सिंघू बॉर्डर तक लाखों किसान जो इस वक्त सर्दी की शदीद लहर के बीच नेशनल हाईवेज पर डटे हुए हैं अपने मुतालबात को लेकर, वो आज खराजे अकीदत उन सभी किसानों को जो इस दुनिया में अब नहीं है, इस तहरीक के दौरान अपनी जान गंवा बैठे, उन सभी को खराजे अकीदत पेश करने वाले हैं। और बड़ी बात यह भी कि इस एहतजाज के जहां पर 4 हफ्ते मुकम्मल हो चुके हैं, आगे की हिकमत अमली तय पाने के लिए जो सीनियर वकला हैं किसान रहनुमाओं की तरफ से, जो अदालत उज़्मा का दरवाजा खटखटा रहे हैं, उनके साथ आज बातचीत होगी और तबादला ख्याल करने के बाद आगे की हिकमत अमली भी तय पाएगी। रास्ता साफ हो पाएगा या नहीं, लेकिन सरकार एक तरफ और दूसरी तरफ किसान बजिद अपने मुतालबात को लेकर। और अब बड़ी खबर यह भी आ रही कि जयपुर नेशनल हाईवे को भी पिछले 6 रोज से जिसे बंद किया गया था, यहां पर एहतजाज में शिद्दत लाने की खबरें हैं और कई तंजीमें जो राजस्थान से अब हरियाणा और दिल्ली की सरहदों की तरफ बड़ी तादाद में रुख कर रहे हैं, जहां पर पहले ही वजारत दाखिला की गाइडलाइंस के मुताबिक यहां सिक्योरिटी काफी सख्त है। दिल्ली और हरियाणा पुलिस को बड़ी और अहम जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन किसानों का एक और जत्था जो राजस्थान से अब दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयारियां कर रहा है। बिल्कुल, किसानों के हालत जार की बात हो रही है और किसानों के मामले को लेकर अब जिस तरीके से आसिफ ने कहा कि तकरीबन 20 के करीब लोग हैं जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है इस एहतजाज के दौरान। और आज बाज़ाब्ता तौर पर सभी किसान संगठनों ने ये फैसला लिया है कि उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी और इस दिन को ख़ास तौर पर उनके लिए रखा गया है। लेकिन इस बीच अगर हम
किसानों और मरकज़ी सरकार की रसाकशी की बात करेंगे तो ना ही मरकज़ी सरकार अभी तक किसी नतीजे पर पहुंची है कि इस कानून के हवाले से जो मांग किसानों की जानिब से की जा रही है, सरकार भी अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है और किसान भी इस कड़ाके की सर्दी के बावजूद भी उसी मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि या तो मरकज़ी सरकार कानून वापस ले या इस एहतजाज को आगे भी जारी रखा जाएगा। ये किसानों के हवाले से बात, और न सिर्फ दिल्ली के आसपास के बॉर्डर सरहदों की हम बात करेंगे, बल्कि आज के दिन में सभी किसानों, जो भी देश में किसान रह रहे हैं, उनसे ये मांग की गई है कि आज के दिन इन जो लोग अपनी जान गंवा चुके हैं उनके लिए वो आज के दिन प्रार्थना करेंगे उनके लिए। लेकिन इसके साथ साथ यकीनन ये बात है, एक जमहूरी हक है किसानों का, जमहूरी तरीके से अब तक पीसफुल तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो हो रही है। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ अगर हम बात करेंगे, ये भी एक मुद्दा बनता जा रहा है, मरकज़ी सरकार के लिए भी बहुत सारी परेशानियां जहां सामने आ रही है, वहीं पर किसानों के एहतजाज से आम लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, इस एहतजाज का असर न सिर्फ दिल्ली के अंदर, अगर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर देखें तो इस मरकजी खित्ते के अंदर भी, क्योंकि सप्लाई चेन मुतासिर हुआ है, जहां पर पिछले करीब 2.5 महीनों से ट्रेन सर्विस मुअत्तल है। एहतजाज था, पहले हम देख रहे थे कि ट्रेन को रोककर एहतजाज दर्ज कराया गया था, और जब दिल्ली कूच हुआ तो आज 20 से ज्यादा दिन गुजर चुके हैं। बस सर्विस तो एक तरफ, बस सर्विस से कम, लेकिन ज्यादा नुकसान जो हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर भी, जो मईशत को धचका लगा है, वो इस वक्त जो माल बरदार गाड़ियां जम्मू कश्मीर की तरफ नहीं जा पा रही हैं, और जो चेन सप्लाई चेन है वो काफ़ी हद तक टूटा है, और जो ज़रूरी खिदमात हैं जम्मू कश्मीर के अंदर या सहूलियात हैं जिनको पहुंचाना तरजीहात में सरकार की या रियासती सरकारों की शामिल रहता है, वो इस वक्त एहतजाज की वजह से नहीं पहुंच पा रही। बिल्कुल, एक तरीके से एक तरफ से किसान तो दूसरी तरफ से मरकज़ी सरकार, लेकिन मरकज़ी सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि सरकार जो है वो आवाम की होती है, और अवामी नुमाइंदे जिनको लोग चुनते हैं, पार्लियामेंट में भेजते हैं, उसके बाद सरकार बनाते हैं ताकि लोगों के मसाइल का अजाला हो सके। और किसानों की बात करेंगे तो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, तो मरकज़ी सरकार को भी इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए और किसानों को किसी भी तरीके से एतमाद में लेने की भरपूर कोशिश होनी चाहिए ताकि ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज को ख़त्म किया जा सके और किसानों के अंदर जो तशवीश और तज़ब्ज़ुब है उसको भी दूर किया जा सके, ताकि पूरे मुल्क का माहौल जो है वो सही तरीके से चले। किसानों के साथ साथ अब रुख करते हैं दूसरी खबरों के और सीधे जम्मू कश्मीर की ओर चलते हैं। और जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई पहले से जारी थी, पिछले 1-2 साल से लगातार ईडी की कार्रवाई है, लेकिन इस बीच अगर हम बात करेंगे जो कल शाम होते हुए, यानी इलेक्शन का 8वां मरहला इख्तिताम पजीर होते ही जो वादी कश्मीर से खबर आ रही है कि ईडी की जानिब से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की कार्रवाई में मजीद शिद्दत लाई गई है और उनकी कुछ प्रॉपर्टी जो है उसको अटैच किया गया, तो उसके बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर सियासी हलचल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी कार्रवाई हुई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से फारूक अब्दुल्ला की करीब 12 करोड़ रुपए की जायदाद जब्त की गई है, अटैच कर दी गई है, और फारूक अब्दुल्ला ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। ये अपने जो नोटिफिकेशन है, जो प्रेस रिलीज है ईडी की तरफ से जारी किया गया है, उसमें बताया गया। लेकिन दूसरी तरफ इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी जब ये बयान सामने आया, जब उन्हें भी पता चला, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुख्तलिफ जो पार्टी के लीडरान हैं उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल का इजहार इस पर किया गया। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया, वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे कि उनके बकौल कि मेरे वालिद के खिलाफ जो केस हैं ये बेबुनियाद हैं, और ट्वीट में उनकी तरफ से ये भी बताया गया कि जो जायदादें उनके पास हैं ये इस केस से कहीं पहले की हैं। ये तस्वीरें देर शाम की भी श्रीनगर की, जहां पर ईडी की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। साहिल, बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के बारे में जो जिक्र किया गया, और वो ट्वीट आपके सामने है जिसमें उन्होंने जिक्र किया है कि जिस चीज़ के तहत कार्रवाई की जा रही है और जिस घपले को लेकर कार्रवाई की जा रही है, ये प्रॉपर्टी जो अटैच की गई है वो इससे पहले की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर है उमर अब्दुल्ला, जिन्होंने कहा कि जो जायदाद उनसे मुंसलिक है, जिसको और सबसे बड़ी बात आसिफ इसमें उन्होंने ये बात कही है कि ईडी की कार्रवाई की सबसे पहले मीडिया के ज़रिए से
हमें पता चला, और ईडी की कार्रवाई जो है या ईडी की जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उसका जो सबसे पहले मीडिया को कहा गया है कि कार्रवाई ऐसे होगी, तो उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। और बड़ी बात यह है कि 11.86 करोड़ रुपए की मालियत की जो जायदाद जिसे मुंसलिक किया गया, जो अटैच की गई ईडी की तरफ से, जिसमें बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज में यह भी बताया गया है कि जो बेज़ाब्तियों की रोकथाम से मुतल्लिक कानून के तहत इसमें कार्रवाई हुई है, और फारूक अब्दुल्ला ने अपने ओहदे का जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन उनके हाथ में थी तो उसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिस पर पलटवार भी पार्टी की तरफ से किया गया है। लेकिन जायदाद को मुंसलिकी का जो हंगामी हुक्मनामा था वो जारी किया गया। हुकाम के मुताबिक कि अब तक जो अटैच की गई जायदाद है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की, उनमें जो 3 रिहायशी मकानात हैं और इसके साथ साथ एक कमर्शियल बिल्डिंग श्रीनगर के अंदर, जिसका जिक्र प्रेस क्लब जो प्रेस रिलीज है उसमें किया गया है। और ईडी के प्रेस रिलीज के मुताबिक जम्मू सुंजवा के अंदर और इसके अलावा 3 ऐसे और मकामात हैं जहां पर उनके रिहायशी मकानात के साथ साथ उनकी ज़मीन को भी बताया गया है कि ये स्टेट लैंड या फॉरेस्ट लैंड है, जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जो एक तरह से कब्जा बताया गया है, जिसके बाद ये कार्रवाई अंजाम दी गई। और इसके बाद उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया। दूसरी तरफ CPIM के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन असेंबली मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की तरफ से भी इस पर उनने कहीं ना कहीं तशवीश का इजहार किया कि वक्त सही नहीं था, ऐसे वक्त में जब कार्रवाई की जा रही है, ये सिर्फ एक इंतकामी सियासी इंतकामगिरी है जिस पर सबको आवाज़ बुलंद करनी होगी। उन्होंने भी इस पर रद्द अमल जाहिर किया है। लेकिन बड़ी बात इस वक्त जो हम आपको बता रहे हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ये वो मामला है जब जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के वो सदर थे, ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मामला था और उनके साथ कुछ और लोगों के नाम भी सामने आए थे। माली बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम उन पर लगा था। और आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से एक बार फिर कार्रवाई हुई थी, जब महबूबा मुफ्ती ने भी काफ़ी कुछ उस वक्त कहा था। जब श्रीनगर के अंदर भी उनसे पूछताछ की जा रही थी, उससे पहले चंडीगढ़ के अंदर उन्हें बुलाकर पूछताछ हुई ईडी के दफ्तर में, और उसके बाद पहली बड़ी कार्रवाई उस वक्त अंजाम दी गई श्रीनगर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर कह लीजिए, जब जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार हो रहे DDC इंतखाबात खत्म हुए थे। 8वें मरहले के खत्म होते ही ये खबर सामने आई। खबर बता रहे हैं और इस पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट एक बार फिर से बता दीजिएगा, और साथ ही हम बताएंगे कि उमर अब्दुल्ला की तरफ से बताया गया है ट्वीट के जरिए। उन्होंने 3 अलग अलग ट्वीट्स किए हैं जिसमें बेशतर जायदादें पुश्तैनी हैं जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ जो कार्रवाई हुई उस पर उन्होंने कहा। साथ ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के इस मामले पर उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि उन्होंने अपने वकील से इस पर बात की है और अब कार्रवाई अदालती होगी, यानी कानूनी पहलुओं पर। और इस पर उन्होंने साफ किया है कि ये लड़ाई अब अदालत के अंदर लड़ी जाएगी। बाज़ाब्ता वो इस मामले में अपने वकील के साथ बात कर रहे हैं। उनकी तरफ से इन इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दिया गया है और उन्होंने इस पर हैरत का इजहार किया है। जो अमीन पहले आप बता रहे थे कि उन्हें पहले पता नहीं चला, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए उन्हें खबर मिली, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि पहले ही ये कार्रवाई के मुतालिक प्रेस रिलीज जो है वो ऑफिशियली कुछ मीडिया हाउसेस को भेजी गई थी उमर अब्दुल्ला के ट्वीट के मुताबिक। बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से हो रही थी, तो कार्रवाई का सिलसिला यही नहीं थमा है। बात PDP के हवाले से बिल्कुल, अगर हम बात करेंगे सियासतदानों के हवाले से और जम्मू कश्मीर के अंदर, अगर आपको याद होगा तो साल 2019 में 5 अगस्त साल 2019 में जो मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से फैसला लिया, उसके बाद जो सियासतदानों के साथ कार्रवाई अमल में लाई गई है, कहीं ना कहीं उस कार्रवाई को आगे भी ले जाया गया और उसके साथ साथ दूसरी चीज़ें जो है इसी सियासत के साथ जुड़ी है। और अब कार्रवाई जो है वो वहीद पर्रा के हवाले से जो NIA की कार्रवाई है, उस कार्रवाई में मजीद पेशरफ्त जो है वो सामने आ रही है। बिल्कुल, PDP के यूथ विंग के लीडर जिनके खिलाफ कौमी तहकीकाती एजेंसी की कार्रवाई हुई है और वहीदुर रहमान पर्रा को 30 रोज़ा अदालती तहवील में जुडिशल कस्टडी में उन्हें भेज दिया गया है। NIA की खुसूसी अदालत ने यह फैसला सुनाया है और जज की तरफ से कल यह फैसला सुनाया गया कि 30 दिन में जुडिशल कस्टडी में वो जाएंगे। और उन पर यह इल्ज़ाम आयद था कि वो हिज़्ब नामी मिलिटेंट तंजीम के साथ पहले उनके साथ कहीं राब्ते रहे। ये इल्ज़ाम था मुबैना तौर पर कि उनकी मदद उनने इंतखाबात में ली और इसके बाद इन पर ये इल्ज़ामात
जब प्रूव करने की बारी आई तो इंतखाबात से चंद रोज पहले जब डीडीसी इंतखाबात शुरू होने जा रहे थे तो उन्हें दिल्ली बुलाया गया और दिल्ली तलब करने के बाद वहीदुर रहमान पर्रा के खिलाफ इस कार्रवाई को जब मजीद आगे बढ़ाया गया तो इस बीच जो ताज़ा तरीन फैसला आया है एनआईए अदालत की खुसूसी जज ने, जहां पर सुनीत गुप्ता ने इस मामले की समाअत की और उन्होंने अपना जजमेंट दिया कि वहीदुर रहमान को 30 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया जाए और तहकीकाती अफसर की जानिब से दरख्वास्त दायर करने और सीडी फाइलों की जांच के बाद सुनीत गुप्ता ने 30 दिन के लिए जुडिशियल रिमांड पर कौमी तफ्तीशी एजेंसी यानी एनआईए ने मुबैना तौर पर यह भी इल्जाम जो उनके खिलाफ है कि हिजबुल मुजाहिदीन की मिल्टन 2 के साथ 2019 के पार्लिमानी इंतखाबात के दौरान उन्हें हिमायत हासिल थी, जिसके बाद इन इल्जामात के बाद यह कार्रवाई शुरू हुई थी, पहले दिल्ली के अंदर और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उनकी गिरफ्तारी के बाद यह पहली इस केस में बड़ी पेशरफ्त है जब 30 दिन के लिए उन्हें अदालती तहवील में जो एनआईए की खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया है भेज दिया गया है। चलिए, वहीद पर्रा के खिलाफ कार्रवाई और अदालती तहवील में भेज दिया गया है 20 दिन के लिए। लेकिन इसके साथ साथ प्रोग्राम में और भी मौजूद है, जहां कांग्रेस खीमे के हवाले से बात होगी, वहीं पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की भी बात होगी और उसके साथ साथ डीडीसी इंतखाबात और डीडीसी इंतखाबात के बाद क्या कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल है उस पर भी बात होगी। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ है एक छोटे से तिजारती वक्फे का। तिजारती वक्फे के फौरन बाद हम हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़ पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम सलाम जेके।